हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसके पिछले दो वीडियो में प्रश्नोत्तरी मैं करा रहा हूं और दूसरे वीडियो में मैंने आपको 17 क्वेश्चन तक आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे कर रहे हैं 18वां क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षक से 5वीं कक्ष तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। और यह इलेक्ट्रॉन जब तलस्थ अवस्था में लौटता है, तलस्थ अवस्था मतलब पहले में वापस लौटता है, तो किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। इलेक्ट्रॉन की तलस्थ अवस्था ऊर्जा 2.18 माइनस में है, माइनस 2.18 गुणित 10⁻⁻11 अर्ग है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अर्ग में दिया है ना, और पूछा जूल में है, तो इस दोनों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जब आप पहली से 5वीं कक्षा में ले जाना चाहते हैं तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब वो अनंत में निकल जाता है तो जीरो हो जाती है ऊर्जा। अंदर में रहेगी तो ऊर्जा निकल जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो वही पूछ रहा है कि माइनस 2.18 गुणित 10⁻⁻11 अर्ग है, तो उसको 5वीं कक्षक में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जूल में। उत्तर देखिए, En आप जिस कक्षक में ले जाना चाहते हैं उसमें n का मान है, ये उसकी ऊर्जा की गणना है ये। ठीक है, तो 2.178 गुणित 10⁻18, यहाँ पर आप जरा ध्यान देंगे कि यहाँ पर अर्ग में लिखा है ना, हमको जूल में निकालना है। तो जूल में यहाँ पर आप देखिए कि -18 हो गया, यही -11 का -18 हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और ये हुआ आपका वो कक्षा जिसमें हमको ले जाना है। तो 5वें कक्षक और पहले कक्षक में ऊर्जा के अंतर की गणना करनी है, बस उतनी ही ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी पहले से 5वें में ले जाने के लिए। तो इसमें आप मान रखिए 2.178 गुणित 10⁻⁻18 और ब्रैकेट में रखिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसमें आप कैलकुलेट करिए, उसको भी आगे कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये टोटल मान हो जाता है इतना। ठीक है, तो ये ऊर्जा का अंतर है, मतलब इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी पहले कक्षक से 5वें कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। और जब वो वापस पहले कक्षक में आएगी तो इतनी ही ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगी, और इतनी ऊर्जा से कौन से तरंगदैर्ध्य की प्रकाश निकलेगी उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ऊर्जा आपको पता है, H आपको पता है, न्यू के जगह आप c/λ लिखे तो λ निकल जाएगा, c का मान आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, डेल E बराबर hc/λ है, तो λ को इधर और E को इधर रख दीजिए, तो ये फार्मूला ऐसा बन गया, उल्टा हो गया, λ और E एक दूसरे से बदल गए। तो H का मान तो आपको पता है 6.626 10⁻⁻34, और C मतलब प्रकाश का वेग 3 गुणित 10⁸, और डेल E आपने यहाँ पर निकाला है, उसको आप रख दीजिए, तो मान आ जाएगा आपका 9.51 गुणित 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, इतना मीटर आ रहा है। तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 2 पॉइंट इधर रख दीजिए, यानी 951 गुणित 10⁻10 मीटर आप कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होगा कि -10 का मतलब है एंगस्ट्रॉम, तो 951 एंगस्ट्रॉम ये तरंगदैर्ध्य की प्रकाश यहां से निकलेगी। ठीक से पहले आप देख सकते हैं बहुत इजीली हमने एनर्जी कैलकुलेट किया है, उसके बाद आपने ऊर्जा मिल गया आपको, तो ऊर्जा से आपको λ निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत सामान्य तरीके से। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। ठीक है, किसी कक्षक की ऊर्जा ये है ना, जूल द्वारा दी जाती है। ये तो पहले कक्षक की ऊर्जा आपको पता है, अभी आपने देखा -2.18 गुणित 10⁻⁻18 है ना। n बराबर 2 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करें। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि दूसरे कक्षक में कितनी ऊर्जा बची है, उतनी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, माइनस में है वो तो वो बाहर निकल जाएगी। प्रकाश की सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य क्या होगी जिसका प्रयोग इस क्रम में किया जा सके। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है कि दूसरे कक्षक में उसके पास कितनी माइनस ऊर्जा है, क्योंकि आपको पता है कि कक्षक में अंदर जाते जाते उसकी ऊर्जा कम होते जाती है। तो जितनी कमी हुई है उतनी आप पूर्ति कर देंगे तो सारे कक्षकों से बाहर निकल जाएगी, उतनी ऊर्जा देंगे तो। ठीक है,
तो वो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उतनी ऊर्जा किस प्रकाश तरंग दैर्ध्य से मिल सकती है वो कैलकुलेट कर लेंगे अपन, है ना। तो अपने को कक्षा 2 निकालना है, तो दूसरे कक्षक में ये n स्क्वायर का मान रख दीजिए 2 स्क्वायर, तो E का मान आपको निकल जाएगा और आपको बाहर निकालना है, वहां पर 0 हो जाता है। तो इस E का मान निकालेंगे तो उतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, है ना। तो ये इसका मान आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो 0 - 0 इतना, तो इतने का मान आ रहा है 5.45 × 10⁻⁻19 जूल। इतनी ऊर्जा आप देते हैं तो दूसरे कक्षक से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही ऊर्जा माइनस हो गई है उसकी, ठीक है। अब उतनी ऊर्जा किस प्रकाश तरंग दैर्ध्य में रहेगी ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो डेल E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू hc/λ। तो यहां पर आप रख दीजिए, ऊर्जा का मान आपको मिल गया है, तो फिर से आप लैम्डा को नीचे, ऊर्जा को ऊपर नीचे करेंगे, लैम्डा को ऊपर और ऊर्जा को नीचे, और आप इसे मान रख दीजिए 6.626 10⁻34 × 10⁸ और जो ऊर्जा आपको यहाँ पर देनी है वो रख दीजिए, वो ऊर्जा मिल गई आपको। तो इतनी मीटर वाली तरंग दैर्ध्य आपको देनी पड़ेगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो 3647 एंगस्ट्रॉम की आपको प्रकाश देनी पड़ेगी, है ना। -7 लिखा है, ठीक है, मीटर में। तो -7 को -10 कर देंगे तो 3647 हो जाएगा, 3647 एंगस्ट्रॉम। आप इसको मीटर में तो एज इट इज लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में ऐसा लिख सकते हैं और एंगस्ट्रॉम में ऐसा लिख सकते हैं। तो आप एंगस्ट्रॉम में बताएं कोई भी तरंग दैर्ध्य को कैसे निकला, आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये दशमलव को 3 पॉइंट इधर रखे तो -7 का -10 हो गया। मतलब कैसे हो गया, 3647 × 10⁻−10 मीटर हो गया ये, है ना। तो इससे हो गया वो एंगस्ट्रॉम, तो 3647 एंगस्ट्रॉम हो गया ये, ठीक है, ऐसा है। अब है प्रश्न नंबर 20। 2.05 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहां पर डी ब्रॉगली समीकरण लगाना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल टू mv, ये mv है, ध्यान रखेंगे। m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v उसका गति है, h प्लैंक कांस्टेंट है। आप इनको रखते जाइए, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये गति आपको दिया हुआ है और प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां पर आपका लैम्डा निकल गया 3.55 10⁻11 मीटर। तो आप इसको करें अगर इसको 35.5 कर दें और 10⁻−12 कर दें तो -12 मतलब पिकोमीटर हो जाएगा। तो 35.5 पिकोमीटर का तरंग दैर्ध्य निकलेगा, इसका ये मतलब होगा। उसको मीटर में दिया है, लिख सकते हैं, लेकिन पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में अगर आप कैलकुलेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा दिखता है वो, है ना। तो 35.5 पिकोमीटर आ जाएगा ये इसका उत्तर, ठीक है। प्रश्न 21। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है जितना हमको पता है 9.1 10⁻31। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻−25 हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना करें, ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा हमको इस फार्मूले से निकलता है 12 mv², और गतिज ऊर्जा तो दिया है आपको इतना, ठीक है। m आपको पता है तो v आपको निकालना है। तो देखिए अब इस फार्मूले को थोड़ा सा ठीक करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये 2 है, इसको इधर ऊपर ले जाइए, तो 2 × 3 के घात ये 3 × ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं लिखा है, देखो, है ना। फिर m को आप नीचे ले जाइए, ये भी हो गया, तो ये हो गया v² बचा। v² में से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर ये वर्गमूल हो गया, है ना। पावर हाफ का मतलब होता है वर्गमूल, है ना, ये पावर हाफ है, ध्यान रखेंगे। और m का मान है इतना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
लेकिन करना है, और नहीं तो आप मान को याद कर लीजिए ना, मान को याद करना सबसे सरल रहता है। एनसीईआरटी में तो एज इट इज क्वेश्चन देता है ना। तो मान इसका आया 8.12 10⁻² मीटर पर सेकंड, ये हुआ इसकी गति, है ना। अब गति दिया तो तरंग दैर्ध्य आप निकाल लीजिए, है ना, h/mv तरंग दैर्ध्य। तो h आपको दिया है, m आपको पता है, v आपने कैलकुलेट किया, आपको सबको रखना है और मान आपको निकालना है। तो 8.967 × 10⁻7 -7 है, तो आप 3.123 ले जाएंगे तो -10 हो गया, -10 का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। तो 8967 यानी 8967 8967 एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्ध्य निकला। ठीक है, तो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला 12mv² है, बस कैलकुलेट करते जाइए। और दूसरा तरंग दैर्ध्य का जो फार्मूला है लैम्डा = h/mv, ये है, इसको आप लिखते जाइए। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन निकल आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम आयनी स्पीसीज है, अर्थात किनमें इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या है। सोडियम 1+, पोटेशियम 1+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रांसियम -2, आर्गन। अब देखिए किसमें किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम का 1+ का मतलब है सोडियम का 11 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक कम हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम 1+ का मतलब 19 में से एक गया तो 18। ठीक है, तो सोडियम में 10 हो गया, पोटेशियम आयन में 18 हो गया, मैग्नीशियम 12 में से 2 गया तो 10 हो गया। ठीक है, कैल्शियम 20 में से 2 गया तो 18 हो गया। ठीक है, स्ट्रांसियम 2- सॉरी सल्फर है, स्ट्रांसियम नहीं सल्फर है। ठीक है, सल्फर 2- का मतलब 16 धन 2 मतलब 18, आर्गन 18। तो अब इसमें सम संख्या देखिए कि सोडियम का 1+, मैग्नीशियम का 2+, ये दोनों एक जैसे हैं और बाकी सभी एक जैसे हैं, यानी पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+ और सल्फर 2- और आर्गन ये सभी एक जैसे हैं। तो आप देख सकते हैं सम आयनी में इन्हीं का नाम लिखा है क्योंकि इनमें 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबका इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो उनका जो परमाणु द्रव्यमान है, जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 11 है, तो 11 का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11 है। अब एक प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया का मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 11 में से एक निकल गया तो 10 बचा। पोटेशियम का 19 है, 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन होते हैं, 19 में से एक निकल गया तो 18 बचा। कैल्शियम का 20 होता है, 2 निकल गया 18 बचा, आर्गन में ऑलरेडी 18 है। सल्फर में 16 होता है, 2- लिखा, 2- का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गए तो 18 हो गया। इस तरह से हम लिखे। तो प्लस और माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो परमाणु क्रमांक है जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं तो प्लस और इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो माइनस आएगा। निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हाइड्रोजन 1-, सोडियम 1+, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन 1-। ठीक है, दूसरा है उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है। 3s1, 2p3, 3p5 ये सब दिखाया गया है। तीसरा, निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए, है ना, इनका नाम हमको बताना है। चलिए हम धीरे धीरे अब इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है क्वेश्चन, पहला क्या लिखा है देखिए, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हाइड्रोजन 1, सोडियम 1, ये ऐसा जो है उनका देखिए। तो हाइड्रोजन 1- का मतलब है हाइड्रोजन में जब 1- नहीं रहता है तो 1s1 रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो ये हो गया 1s² यानी 1s2। ठीक है, खा देखिए सोडियम का रहता है 11, इसमें से एक चला गया बचा 10। ठीक है, तो 1s², 2s², 2p6 है ना। तीसरा देखिए ऑक्सीजन 2- है तो 8 और 2 10 हो गए, 8 पहले से रहते थे 2 और आ गए 10 हो गए, 1s², 2s², 2p6। फ्लोरीन का 9 होता है, एक माइनस कर दिया तो 10 हो गया, 1s², 2s², 2p6। तो इन तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सोडियम 1+, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन 1-, इनमें सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, उनके हिसाब से हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनमें सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है।
3s1 2p3 3p5। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लीजिए, देखिए, है ना। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा लिखते हैं। तो 3s1 तक दिया है, तो 2 दूने 4 6 4 10 से 11 हुआ। तो 11 संख्या वाला परमाणु क्रमांक वाला, यानी ये सोडियम के बारे में बता रहा है इसको। इस तरह से आपको खैर इतना ही लिखना है, सोडियम है कि क्या है नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, 2p3 लिखा है। देखिए दूसरा वाला क्या लिखा है, देख लेते हैं, 2p3, ठीक है। तो 2p3 तक हमको लिखना है। तो 1s2 2s2 2p3, तो 2 दूने 4 3 7 हो गया। ये देखिए 7 हो गया परमाणु क्रमांक। तीसरे में लिखा है 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 4 6 4 10 12 और 5 17 वाला परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखने आते हैं तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिटेल करके लिखिए, उसके इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए, उतना परमाणु क्रमांक वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, विन्यासों वाले परमाणु का नाम बताइए, है ना। ये इनका नाम बताना है। तो हम पहले गिनेंगे। देखिए पहले में क्या दिया है, हीलियम प्लस 2s2, मतलब हीलियम का 1s2 2s1, यानी 2 और 1 3 परमाणु क्रमांक है। तो 3 परमाणु क्रमांक है, मतलब ये लिथियम है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है, ये देखिए नियॉन 3s2 3p6। तो ये इधर क्या लिखा है इसको मत याद करिए, आप सीधा सीधा इलेबोरेट करिए। जैसे इसको हमने किया 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ऐसा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3t1, ऐसा हमको डिटेल करना है। तो पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, तो गिनते जाइए, 1 2 2 4 6 4 10 12 3 15। तो 15 परमाणु क्रमांक जो है वो फास्फोरस का है, ठीक है। उसके बाद 6 4 10 12 12 6 18 18 2 20 21 21 वाला स्कैंडियम है, ऐसा आप गिन के लिख दीजिए। अब बात ये है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे, है ना। कौन से तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना है, मेन कम से कम 20 25 30 35 तक आप याद करना पड़ेगा आपको, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे, है ना। नहीं तो मुश्किल है बनाना थोड़ा सा ये वाला, बाकी तो बन जाएंगे। किस निम्नतम n मान द्वारा G कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा, ठीक है। अब देखिए KLMNOP ऐसा हम लिखते हैं ना, उसी में लिखा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए G उपकोष यानी SPDFG ऐसा होता है। तो चौथा जो है G उपकोष के लिए, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां पर किस n के मान द्वारा G कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत छप गया है थोड़ा सा, ठीक है। n बराबर 5 तो आएगा, ये तो समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत उत्तर छप गया है, इसको मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। देखिए s बराबर 1, sp मतलब 2, ठीक है, spd मतलब 3, है ना, spdf बराबर 4 और spdfg बराबर 5, ये ऐसा होगा। spdfg बराबर 5, तो n बराबर 5 आएगा। आपको मैं बता दूं कि पहले कक्षक में केवल s होता है, दूसरे कक्षक में s और p होता है, तीसरे कक्षक में spd, चौथे में spdf और पांचवें में spdfg रहेगा। इसलिए g का मान, g जहां पर रहेगा वो कक्षक कम से कम 5वां रहेगा, ये पूछा है। इसमें थोड़ा सा जो उत्तर लिख दिया उसको आप थोड़ा नहीं देखेंगे, मैं जो नया बताया उसको आप देखेंगे। एक्चुअली क्या है, मैंने भी इसको एक वेबसाइट से लेकर के इसको चिपकाया है यहाँ पर, क्योंकि इतना सारा टाइप करना और ये मैथमेटिकल टाइप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। उतना समय नहीं निकाल पाता हूँ मैं, दिक्कत ये है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट से लेकर के उसको चिपका करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो वहाँ पर वो कई कई चीज़ों को गलत दिया है। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन कराया है, तो यहाँ पर भी एक करेक्शन लिख लीजिए कि जो SPDFGH है वो इस तरह से कक्षक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब उसको छोड़िए जो लिखा है उसको। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए N1 और M1 के संभव मान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन गलत छपा है। 3D कक्षक में है तो N का मान देना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गलत छप गया है ना। 3D कक्षक के लिए n बराबर 3, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 के लिए m बराबर n l है यार, ये l n l और m के मान संभव मान दीजिए। ये गलत छापा है, ये l है, ठीक है, n l और m के मान दीजिए ऐसा लिखा है। देखिए 3D कक्षक में 3 मतलब ये तो n हो गया और d का मतलब क्या है 2, क्योंकि s p d f ऐसा रहता है, s बराबर 0, p बराबर 1, 2 और 3 ऐसा रहता है। तो यहां पर 3 का मान 3 जो है n का मान है और d बराबर हो गया 2। ये देखिए n बराबर 3 और l का मान हो गया 2, है ना। आपको पता है ना कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो n से दिखाया जाता है और दिगंशी क्वांटम संख्या l से। तो l बराबर SPDF में 0, 1, 2, 3 होता है, तो यहाँ पर चूंकि d है तो 2 आ जाएगा, l बराबर 2, ठीक है। और l बराबर 2 के लिए जब आप m का मान कैलकुलेट करते हैं तो माइनस से लेके प्लस तक होता है, तो -2, -1, 0, +1, +2 ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए अब जो ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, n बराबर 3 हो गया, l बराबर 2 हो गया, m बराबर -2, -1, 0, +1, +2 इस तरह से होता चला गया। तो इनको थोड़ा सुधार लेंगे भाई आप लोग भी ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक्चुअली मैंने नहीं किया है, मैंने बताया कि मैंने वेबसाइट से लिया है, ठीक है। इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 29 आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 के हिसाब से आएगा, न्यूट्रॉन का इसमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, इसलिए परमाणु क्रमांक 29 है, ठीक है ना। प्रोटॉन जो है 29 रहेगा, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 29, और 29 के हिसाब से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d10, 4s1 ऐसा आ गया, ठीक है, 4s1 यहां तक आया। और अगर आप आर्गन का लिखते हैं तो ये यहां से लेके यहां तक आर्गन का रहता है, ठीक है। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3p6 तक आर्गन होते हैं, उसके बाद 3d10, 4s1 ऐसा आप लिख दीजिए तो 29 आ जाएगा। और ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 29 नंबर कॉपर का होता है, ठीक है, ऐसा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन 2+ है, हाइड्रोजन H2+ लिखा है, H2 और O2+ स्पीशीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए H2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 होगी, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन में एक एक रहता है, 2 होगी। H2+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 दूनी 16 में से एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम में 16 होते हैं, लेकिन एक प्लस आ गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 16 में से एक गया 15। वैसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 धन 1, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ऐसा ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। नेक्स्ट, किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 3 है, इसके लिए L और 2m1 के संभव मान क्या होंगे। इसके लिए L है ना, ये L और 2m के संभव मान क्या होंगे। दूसरा, 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए m1 और क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, ठीक है। तीसरा,
निम्नलिखित कौन से कक्षक संभव है? 1p 2s 2d होना चाहिए यहाँ पर, ये 2p होगा पता नहीं, या ये प्रिंट मिस्टेक यहाँ पर भी एक दिख रहा है। चलो हम सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक मिनट। परमाणु कक्षक का n बराबर 3 है और इसके लिए l और m उनके संभव मान क्या होंगे। देखिए जब n बराबर 3 है तो l का मान होगा 0, 1 और 2। l का मान पूछा है, ठीक है, l का मान पूछ दिया। अब l बराबर 0 के लिए m बराबर 0, l बराबर 1 के लिए -1, 0 +1 और 2 के लिए 2 भी है यहाँ पर, है ना, तो -2 -1 0 +1 +2। तो 3D कक्षक के लिए n बराबर 3, l बराबर 2, इसके लिए m का मान -2 -1 0 +1 +2 होगा, क्योंकि m का मान l के मान के माइनस से लेके प्लस तक होता है। जैसे l का मान 2 है तो m का मान -2 -1 0 +1 +2, ऐसा मैंने कई बार बताया है इस टाइप के क्वेश्चन को। तीसरा क्या पूछा है, निम्नलिखित कौन से कक्षक संभव हैं? 1p कक्षक संभव नहीं है, केवल 1s कक्षक संभव है, क्योंकि n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा, 0 का मतलब है s न कि p, ठीक है, ऐसा है। 2s संभव है, यहां पर दूसरा 2s ठीक है ना। तीसरा 2p है, मैंने बताया ना कि ये 2p होना चाहिए, ये 2p है, और 3f ठीक है। देखते हैं 1p संभव नहीं हुआ, क्योंकि n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा, 0 का मतलब s होगा, p नहीं होगा उसमें। 2s संभव है, क्योंकि 2 का मान 2 है, n का मान 2 है, तो l 0 भी है 1 भी है, 0 के लिए s और 1 के लिए p, तो s और p दोनों संभव है इसमें। 2s भी संभव है, 2p लिखा रहा था तो वो भी संभव होता। ये देखो 2p भी संभव है, क्योंकि n बराबर 2 के लिए l बराबर 0 और 1 के लिए p। 3f संभव नहीं है, क्योंकि 3 के लिए 0 1 2 होगा, 0 मतलब s, ये p या d, f के लिए नहीं रह गया, f 3 रहता तो होता, ठीक है, मतलब ये 4f होता तो जरूर ये यहां पर होता, लेकिन 3f नहीं है, ठीक है। f के लिए आपको यहां पर l बराबर 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है, ऐसा है। अब है 29 sp4। अब ये क्या लिखा है देखते हैं। संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों को बताइए। ठीक, का देखिए क्वांटम संख्या वाले कक्षकों को बताइए। का n बराबर 1 है तो l बराबर 0, ठीक है। क्या क्या कक्षक पूछ रहा है? n बराबर 1, l बराबर 0, n बराबर 3, l बराबर 1, n बराबर 4, l बराबर, ये l है ना, l बराबर 2, n बराबर 4, l बराबर 3, इनके कक्षक बताइए। देखिए कक्षक बताते हैं आपको। तो n बराबर 1 है, l बराबर 0, तो 0 का मतलब हुआ s, तो ये हो गया 1s, यानी 1s, ये 1s है। ये बहुत प्रिंट मिस्टेक किया है जी, आप लोग सुधार के लिखना है ना, 1s, ठीक है। 3 का मतलब है 3 और 1 का मतलब है p, यानी 3p हो गया। ये 4 है और 2 का मतलब है d, spd है ना, और ये 4f हुआ, क्योंकि l बराबर 3 है तो ये f हो गया, ये d हो गया, ये p हो गया और ये s हो गया। तो 1s, 3p, 4d और 4f, ऐसा हो गया। ये देखो आ गया, सब आ गया। तो प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, इनको आपको सुधार लेना है। एक तो ये 1 1 लिखा है, ये l है, ठीक है, और यहां पर a लिखा है 1 है, ये ठीक है। अब है 30। कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं है। ठीक है, n बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0, m l बराबर 0 है ना, और m s बराबर +½ देखिए
पहला वाला मान संभव नहीं है, क्योंकि n बराबर 0 मतलब कोई कक्षक नहीं है, तो कोई कक्षक नहीं है तो ऐसा कैसे संभव है? n का मान कभी भी शून्य संभव नहीं है, इसलिए पहला वाला संभव नहीं है। दूसरा वाला है 1s, ठीक है, 1s और m बराबर 0, ठीक है, m माइनस हाफ, ये संभव है। क्यों संभव है? कि 1s1 आ रहा है, ये 1s1 मतलब पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, ये संभव है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? 1 और ये l बराबर 1 यानी p, ये संभव नहीं है। 1 का p नहीं होता, 1 का केवल s होता है, संभव नहीं है। दूसरा हुआ 2p, ठीक है, और 2p1, ये संभव है, 2p1 संभव है, हाँ संभव है, लिखा है ना, ठीक तो है। अब देखिए 3 है और sp,d,f, 3f संभव नहीं है। l में मतलब f होता ना, ये p है, ये भी p है, ये s है, ये s है, उसके आधार पे लिख रहे हैं अपन, संभव है, पता है ना आपको। तो अंगा वाला संभव नहीं, क्योंकि 3f संभव नहीं है, 3d तक संभव रहता है। और आखिरी में आप देखिए, ये हो गया 3, ये हो गया p और ये हो गया 1, तो 3p1 संभव है, ठीक है। तो एक संभव है, संभव नहीं है, संभव है, संभव नहीं है, संभव है, ऐसा ही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है इसको। आप इसमें ये जो n का मान दिया है ये शुरू में लिखाता है, जैसे ये 0 है तो ये तो संभव नहीं है, ये 1 हो गया और ये l बराबर 0 मतलब s हो गया, 1s और एक इलेक्ट्रॉन है आगे, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 हो गया। सभी में एक इलेक्ट्रॉन ही दिया है तो ये 1 1 1 आता जा गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट सबको, थैंक यू, बाय।